नमस्कार दोस्तों। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल में जो कंसेप्ट आ रहे हैं है ना, उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर होती है ना। यानी वर्ग की चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं कि इस वर्ग का निकालते हैं क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, ठीक है ना। तो क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अब मान लीजिए कि यदि हमने एक जो वर्ग है उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, अब चूंकि चारों बराबर हैं तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो भुजा, इसे हम भुजा कहते हैं, है ना। तो 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। यदि इसकी भुजा 2 हमने मान ली है तो क्या हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणित 2 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, 3 में 3 का गुणा करते हैं, 3 क्या 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे यदि भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो 4 चौक 16, है ना। यदि 5 की है तो 5 25, ये आपका जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए, राइट है। तो समझ क्या आया कि हमने जब 1 में 1 का गुणा किया, है ना, तो कितना आया गुणनफल, 1 आया। 2 में 2 गुणा किया तो कितना आया, 4 आया। 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आया। देखिए 2 गुणित 2 लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये 2 का गुणा आपस में 2 बार हो रहा है, इसको लिखते हैं 2 की घातांक 2, और घातांक 2 को हम पढ़ते हैं वर्ग, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्ग। इसी प्रकार से 3 गुणित 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का वर्ग, यानी 3 की घातांक 2, है ना। जब भी किसी की घातांक 2 होती है तो उसे हम वर्ग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणित 4 का मतलब हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है। तो हमने देखा कि 1 में 1 का गुणा किया 1 आया, 2 में 2 गुणा किया 4 आया, 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आया, 4 में 4 गुणा करने पर 16 आया, 5 में 5 गुणा करने पर 25 आया। इसी प्रकार से आगे हम संख्या गुणा कर सकते हैं। ये संख्या जो आती है कौन कौन संख्या है, 1, 4, 9, 16, 25, आगे करेंगे तो 6 में 6 गुणा कर 36, 7 में 7 गुणा करने पर 50, 64, 81, 100 इत्यादि। बहुत सारी ऐसी संख्या हो सकती है ना, जिसका हम उसी में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो कहलाएगा। ये संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि तो जिसका हमने गुणा किया है, 1 का गुणा 1 में किया है 1 आता है, 2 का गुणा 2 में किया है 4 आता है, तो 4 क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, है ना। इसी प्रकार से 9, 16, 25, 36, 50, 64, 81, 100, 121 इस प्रकार की, है ना, ये कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, इनको भी ध्यान देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। इनकी इकाई स्थान में क्या आ रहा है, देखिए 1, 4, 9, 6, 5, है ना, 6, 9, 4, 1 या 0 आ रहा है, और 0 किस आ रहा है, युग्म में, युग्म मतलब जोड़े में आ रहा है, सिंगल 0 नहीं आ रहा है, जोड़े में 0 आता है। ठीक है। तो इसका गुणधर्म क्या हो गया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है इसमें क्या होता है कि इनके इकाई के स्थान पर, पूर्ण वर्ग संख्या पहचान क्या है, इनकी इकाई के स्थान पर जो है क्या क्या आना चाहिए, अब आपने समझा होगा ना, इकाई के स्थान पर क्या आता है,
0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है, राइट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान के लिए बहुत जरूरी है कि उनके इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। तो 0 कैसे आएगा, ये ध्यान रखना है। 0 हमेशा आता है जोड़े में, पेयर में आएगा। 0 का क्या होगा, जोड़ा होगा, सिंगल 0 नहीं आया, रखना है ना। 0 का जोड़ा आता है ना, मतलब सिंगल 0 नहीं आएगा पूर्ण वर्ग संख्याओं में, है ना। जोड़ा मीन से डबल आता है, इस प्रकार से पेयर 4 हो सकता है, ठीक है ना। इसी संख्या अंत में 2 0 हो, 4 0 हो, इस प्रकार से जोड़े आएंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब देखिए कि पूर्ण वर्ग कौन से नहीं हो सकती है, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आता है ना। ये पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 का जोड़ा, है ना, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बिल्कुल 100% है ना, है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म है जिनका उपयोग हम जो है प्रश्नावलियों में आगे जो प्रश्न आएंगे ना हल करने के लिए उसमें करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अब क्रमागत क्या होता है, देखिए क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली, है ना। विषम संख्या है हम जानते हैं, सम और विषम हम पढ़ चुके हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये सम हो गई। और जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं आता है, शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है ना, वे क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि, राइट, ये हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सम और विषम संख्या जानने के बाद में कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत यानी एक के बाद विषम संख्या क्या आ रही है, 3, 5, 7, 9, ये कहलाएगी क्रमागत, है ना, क्योंकि ये क्रम से आ रही है, राइट है, इसे आ रही है क्रम से आ रही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यदि जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं 1 और 3 दोनों क्रमागत है, इसका हमने क्या किया, योग किया, मतलब जोड़ दिया। 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, समझ में आ रहा है, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद में क्रमागत लेते हैं 1, 3 और ये 5, इनका योग करेंगे कितना आ रहा है, 1 और 3 4 और 5 कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं 1 धन 3 धन 5 धन 7, है ना, तो कितना आ गया, 9 और 7 16, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, ठीक है, इसमें 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 16 और 9 कितना हो गया, 25, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए प्रथम जो हमारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, इनका योग क्या होगा, इन संख्याओं के वर्ग के बराबर होगा। मतलब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कितनी विषम संख्या हैं, 1 और 1 2 है, 2 संख्या हैं, इनका वर्ग कितना हो गया, 4, राइट। अब यहां देख रहे हैं 1, 2 और 3 संख्या है, इनका योग कितना आया, 9, 9 क्या है, 3 का वर्ग है, अब यहाँ कितनी संख्या है, 4 है, इनका योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ये क्या है 16, 4 का वर्ग है। इसी प्रकार से ये 25 आ रहा है, ये 5 का वर्ग है, रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विषम प्राकृत संख्या है उनका योग कितना होता है, n वर्ग, n यानी इनकी संख्या, है ना, कहीं पर जोड़ लेंगे अपन
तो क्या होगा, उनका जोड़ कितना आएगा, उसके वर्ग के बराबर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज क्या आ जाती है कि वर्ग में शून्य संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न आता है परीक्षा में कि कोई भी वर्ग है उसमें शून्य संख्या कितनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए कि 10 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, है ना। तो 10 के वर्ग में कितनी शून्य हो गई है, 2 शून्य हो गई, है ना। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई भी संख्या है इसमें जितनी शून्य है, इसका वर्ग यदि ज्ञात करते हैं तो इसमें शून्य संख्या डबल हो जाती है। 20 का वर्ग 400 हो गया है, इसमें एक शून्य थी, इसमें 2 शून्य हो गई है। अब इसी प्रकार से मान लिया है कि यदि आप 100 ले रहे हैं और 100 का वर्ग यदि आप ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 का वर्ग कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 में 4 शून्य हो गई है, यानी 2 शून्य है और इसका वर्ग याद करेंगे तो यहाँ पर 4 शून्य हो जाती है। एक चीज आप समझ आ गई। दूसरी चीज क्या है समझ हमको कि सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो हमेशा सम होता है। सम संख्या होती है, देखिए अभी हमने क्या देखा, विषम देखा है। विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि विषम संख्या है, यदि इनका वर्ग याद करेंगे तो विषम ही होता है। चलो फिर सब देख लेते हैं, विषम संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए 1 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, राइट, और 9 का वर्ग 81, ठीक है। इस प्रकार से अब देख रहे हैं कि इनका जो वर्ग आ रहा है ना, ये भी क्या है, विषम संख्या है ना। और विषम की पहचान क्या होगी, देखिए इनके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, 9 है, 5 है, 9 है और 1 है, यानी विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम ही होता है। इसी प्रकार से सम संख्या में लेंगे और सम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है या नहीं होता है। सम संख्याओं का वर्ग, अब सम संख्या कौन कौन सी है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई है। अब इनका वर्ग याद करते हैं। देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, 8 का कितना हो गया, 64, है ना। 10 का कितना हो गया, तो अब देख रहे हैं कि सम संख्याओं का वर्ग भी सम ही आ रहा है ना। तो सम संख्याओं वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्याओं वर्ग हमेशा विषम होता है। और सम और विषम की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इकाई स्थान पर 2, 4, 6 या 8 आता है, ये सम है, और यदि 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी होती है ना। वर्ग संख्याएं कोई सी भी आप देखेंगे, 2 वर्ग संख्या ले लें, 2 वर्ग संख्याओं के बीच, अब बीच में कितनी संख्या आती है, ये भी एक प्रश्न परीक्षा में आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि 3 का वर्ग कितना होता है और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। देखिए 9 और 16 के बीच में संख्या कौन कौन सी आती है, 10, 11, 12, 13, 14 और ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हो गई है। देखिए ऐसा कब तक करेंगे, इसके लिए आपको बताता हूं मैं सूत्र। कि सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं कि उनके बीच की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और वह सूत्र होता है 2n। क्या होगा, 2n। कैसे, जिसे मान लिया है आपको कहा गया है कि 7 का वर्ग, है ना, और 8 का वर्ग, ठीक है ना, इनके बीच संख्या है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। n मतलब ये जो शुरुआती संख्या है 7, ये हो गया है ना। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, है ना। यानी 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में
है ना, इन दोनों के वर्ग के बीच में 14 संख्या आएगी। कितनी आएगी? 14, है ना। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। यदि आपको पूछा जाए कि कोई से भी दो वर्ग संख्या को दी जाए और कहा जाता है कि इनके बीच की संख्या कितनी है ना, तो क्या करेंगे, पहली जो संख्या है इसका हम डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनके बीच में क्या है, ये वर्ग संख्याएं नहीं होगी। ये जो आ रही है ना, ये संख्या है, ध्यान रखना है, ये वर्ग संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है ये क्या हो गई, ये वर्ग संख्याएं नहीं होगी, ध्यान रखना है। ये संख्याएं वर्ग नहीं होती है, वर्ग संख्याएं नहीं है ना, नहीं। ये 14 है ना, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा। तो कोई से भी हम संख्या ले लें, है ना, और पहली जो संख्या है उसका हम डबल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा उनके बीच की ऐसी संख्याएं जो वर्ग नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हैं तो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है वर्ग ज्ञात करना, हम जानते हैं। इसकी और भी विधियां हैं, हम देख लेते हैं। तो देखिए, यदि इकाई का अंक 5 है, जैसे हमने देखा 15, है ना, 25, ये इकाई और इकाई, हमें देखना है इकाई का अंक 5 होना चाहिए, इकाई स्थान 5 होना चाहिए। 35, 45, 55, इस प्रकार से 65, 95, अब 105 हो सकता है ना, ठीक है, 115 हो सकता है, इस प्रकार से। अब इसका हमें वर्ग याद करना है, क्या याद करना है, वर्ग। इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी में गुणा। 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 55, 5 वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखिए कि यहाँ 5 का वर्ग है, हमने लिख दिया 25, ठीक है ना, लिख दिया। और यहाँ पर कितना है, स्थान पर 1 है, 1 से आगे एक संख्या क्या होती है, 2, तो इस 1 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 25 का, है ना, 15 का वर्ग कितना हो गया, 225। देखिए और देखते हैं उदाहरण। अब निकालते हैं 25 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग 25 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। अब दहाई के स्थान में कितना है, 2 है ना, 2। अब इससे एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 के आगे क्या आता है, 3। अब 2 और 3 का हमने गुणा कर दिया, कितना हो गया, 2 3 6, इसके स्थान में लिख दो 6, तो क्या हो गया, 25 का वर्ग 625। इसी प्रकार से हम मौखिक कर सकते हैं, है ना, 3 का, है ना, अब 35 से और निकाल देंगे तो 3 का अगला संख्या क्या होती है, 4, 4 3 12, और 5 का वर्ग क्या हो गया, 25, लिख दिया हमने, हो जाएगा 35 का वर्ग 1225, राइट। इसी प्रकार से देखिए 45 वर्ग निकालना है तो कितना आसान हो जाए तरीका। देखिए आप यहाँ 4 लिखा ना, 4 का क्या होता है 5, तो 4 5 20 लिख दिया, और 5 का वर्ग 25 आपको याद है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 55 का वर्ग है, अब तो सीखे होंगे आप, 5 6 30 प्रकार से, और 5 का वर्ग हो गया 25। अब यदि 3 अंक हो तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक अंक मानेंगे, यानी 10 के आगे क्या आता है 11, तो 10 हम क्या करेंगे 11 गुणा करेंगे, तो 11 दाम 110, है ना, ये लिखा 11 दाम 110, और 5 और हो जाएगा क्या गया। इसी प्रकार से 115 का वर्ग निकालना है तो 11 का 11 में हम गुणा करेंगे 12 का, है ना, ठीक है। तो 11 का गुणा हम 12 में करते हैं तो कितना आता है, 2 3 और 132 आ जाएगा, है ना। तो 132 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इस प्रकार से, है ना। अच्छा, किसी भी संख्या में यदि 11 गुणा करना है ना, बहुत आसान होता है। जैसे संख्या को ऐसे ले लिया आप, ये 54 है, इसमें हम 11 गुणा करना है तो क्या करना है, 4 ऐसे लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 9, और 5 और 5 4 दो, ये गुणा हो गया, है ना। संख्या कोई सी भी हो, देखिए ये 63 लिया हमने, और 63 में 11 का गुणा करना है, बहुत इजी है। 3 उतार दिया हमने, दोनों जोड़ दो, 3 और 6 9, और 6 के 6 हो गया गुणा। इस प्रकार से ये संख्या कोई सी हो सकती है, जैसे ये हमने 111 में 11 गुणा करना है, ठीक है, एक हमने लिया यहाँ पे, फिर इनको जोड़ दिया 1 और 1,
दो, है ना, एक को एक दो हो गया, राइट। और फिर इसमें एक और एक जो दो जोड़ दिए और एक का एक। इस प्रकार से देखिए आप 111 में गुणा करके देखते हैं 11 का, 11 कम 11 का एक, हासिल का एक, 11 कम 11 और एक 12 के दो, है ना, हासिल का एक, 11 कम 11, है ना, और एक 12 आ गया ना। इस प्रकार से 11 से किसी संख्या गुणा करना होता है, बहुत आसान तरीका है, आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक, है ना। त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन संख्याओं का एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं त्रिक। और जैसे उदाहरण के लिए 3, 4 और 5। ऐसे क्या होता है कि दो जो छोटी संख्या होती है इनके वर्गों का योग, दो संख्याओं का वर्गों का योग जो बड़ी संख्या होती है उसके वर्ग के बराबर होता है ना। दो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, ठीक है। 3 का वर्ग कितना हो गया, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो इनके वर्गों का योग मतलब 16 और 9 25, ये जो बड़ी संख्या है इसके वर्ग के बराबर होता है। देखिए 25 5 है वर्ग, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए एक ट्रिक और हम ट्रिक ले सकते हैं, 6, 8 और 10, है ना। इसमें छोटी संख्या क्या है, 6 और 8, राइट है। अब देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब इनके वर्गों का योग कितना हो गया, 100, जो कि बड़ी संख्या 10 है, इसके वर्ग के बराबर है। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसमें क्या होता है, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग एक बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 2m, ये पहली संख्या के लिए है ना। फिर क्या आएगा, m वर्ग ऋण 1, m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1। इसके द्वारा हम जो है क्या करते हैं कि ये त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने माना कि m बराबर मैंने 3 लिया है, ठीक है, इसलिए 2m बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से m वर्ग ऋण 1 बराबर a माने क्या, 3। अब 3 का हमने वर्ग लिया माइनस 1, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 हमने घटा दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से m स्क्वायर प्लस 1 में 3 का वर्ग धन 1, 3 का वर्ग होता है 9, 9 धन 1 बराबर कितना हो गया, 10। आप देख रहे हैं ये जो ट्रिक है ये हमने इस प्रकार से ज्ञात कर ली है, 6, 8 और 10, ठीक है ना। ये कहलाती है पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। और यह हमेशा समकोण त्रिभुज होती है उस पर लागू होती है, इस पर समकोण त्रिभुज पर। अब हम बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की, है ना। अभी हमने वर्ग ज्ञात किए थे, अब हम ज्ञात करते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात कर रहे हैं, है ना। वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग ज्ञात करना है उसका उसमें गुणा कर देंगे तो वो आ जाता है वर्ग। अब देखिए जैसे जोड़ का जो प्रतिलोम होता है उल्टा होता है, वो क्या होता है, घटाव, है ना। गुणा का भाग, भाग का गुणा, है ना। इसी प्रकार से वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, है। वर्ग में क्या करते हैं हम, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो निकलता है वर्ग। अब हम ज्ञात कर रहे हैं वर्गमूल। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। पहली विधि है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल कैसे, देखिए हमने अभी सीखा था कि जो विषम संख्या है, क्रमागत जो विषम संख्या है ना, उनको जोड़ने पर वर्ग ज्ञात हो रहा था ना। अब उसका हम उल्टा करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो क्रमागत विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से ये होगी क्या होगी,
क्रमागत विषम संख्या हो गई थी। हमने पहले क्या किया था, अभी देखा हमने 1, 3 और 5 को जोड़ा, 3 विषम संख्या को जोड़ा, कितना आया था 9, है ना। और 9 क्या था, ये 3 का वर्ग था, राइट है। अब क्या करेंगे कि जैसे मान लिया कि ये 9 आपकी संख्या है ना, ये 9 संख्या है, इसे हमने घटाया 1, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। अब 8 में से घटाते हैं अगली जो विषम संख्या है वो 3 घटेगी, कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 में से इसकी अगली जो विषम संख्या है वो घटा देंगे, कितना आ गया 0 आ गया, बस 0 आ गया है, मतलब हमारी प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई है। तो देखेंगे कि हमने कितनी बार घटाया है, 1, 2 और 3 बार घटाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 9 का जो वर्गमूल है ना वो कितना है 3 है। ये चिन्ह वर्गमूल के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। इसे बोलेंगे 9 का वर्गमूल बराबर 3, है ना। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, है ना। ये हो गई घटाने की संक्रिया। अब किसी भी ऐसे जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको आप ले सकते हैं और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस पर घटाइए आप। जितनी बार में संख्या घटाने पर 0 आता है ना, उतने वो गिन लेंगे कितनी बार। 4 बार आया है तो वर्गमूल हो जाएगा 4, 5 बार आया है तो हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए अब इसकी दूसरी जो विधि होती है वर्गमूल याद करने की, उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए जो घटाने की जो प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो क्या छोटी संख्याओं ले तो ठीक है ना, लेकिन यदि बड़ी संख्या हो तो फिर इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तब वहां पर क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। जैसे यदि आपको कहा जाए कि 64 का हमें वर्गमूल याद करना है, इसका याद करना है 64 का वर्गमूल याद करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 64 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहली अभाज्य संख्या हमारी ये 2 है, 2 का भाग लगाते हैं और जब तक 2 का भाग जाता है तब तक क्या करेंगे 2 का भाग लगाते हैं 7 से, 2 का हमने भाग लगाया, ठीक है। अब इनके जो गुणनखंड है हम यहाँ पर ले जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या करते हैं, जो समान अभाज्य गुणनखंड है ना, इनका हम बनाते हैं जोड़ा। जोड़ा मीन्स 2 2 का समूह, तो जोड़ा बोलते हैं। और इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक जो गुणनखंड है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इनका आपस में कर देते हैं गुणा, ठीक है। ये जोड़ा हो गया, ये निकाले 2, इस जोड़े से 2 निकाल लिया, इस जोड़े से भी 2 निकाल लिया। अब इनका कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। इस प्रकार से ये 64 का जो है वर्गमूल कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी जो विधि आती है, मान लीजिए संख्या और बड़ी है ना, संख्या बहुत बड़ी है तो उसका अभाज्य गुणनखंड याद करने में दिक्कत आ सकती है ना, या काफी लंबा प्रश्न हो जाता है, काफी समय लग जाता है। तो समय बचाने के लिए एक और विधि होती है जिसे हम कहते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग डिवीजन मेथड, है ना। इसे हम दीर्घ विभाजन विधि भी कहते हैं, दीर्घ विभाजन विधि का नाम भी इसको दिया जाता है, ठीक है। और एक और इसका नाम है अनुमान ना विधि। कौन सी है, अनुमान। इसमें गेस किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है संख्याओं का, ठीक है। अब ये कब काम आती है, जब संख्या और बड़ी हो गई है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमने बोला 2304 का आपको निकालना है वर्ग, तो क्या करते हैं, इस प्रकार से इसमें चिन्ह बनाया जाता है और दाहिनी ओर से 2 संख्याओं के हम क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं और ऊपर इस प्रकार से बार ये खींच देते हैं, है ना। अब एक बार वो ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो संख्या होती है ना, उन संख्याओं में जितने बार बनते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल में उतने अंक वाली संख्या आपको आती है। जैसे यहाँ 2 बार बन रहे हैं, यानी इसका वर्गमूल 2 अंक वाली संख्या कैसे होगी, राइट। अब इसे हल कैसे करते हैं वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि
बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। इस प्रकार से मेरा सुझाव ये है कि आप कम से कम 25 तक के वर्ग याद कर लें, ताकि वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे होगा, मैं अगले जब प्रश्न हल करेंगे तब मैं इस बारे में समझाऊंगा। देखिए हमने क्या किया कि दाहिनी तरफ से 2-2 अंकों के हमने जोड़े बना लिए हैं, उसके ऊपर हमें बार कर दिया है। अब देखते हैं बाईं ओर, पहला जो जोड़ा है कितना है 23 है, यानी अब ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, 23 है ना, हमें ऐसी संख्या लेनी है, ध्यान दीजिएगा, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 23 से ज्यादा न हो। क्लियर है ना, क्या समझाया, ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग, ये वर्ग है देख रहा, ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इनका वर्ग, उनका वर्ग 23 से ज्यादा ना हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ 25 आ रहा है, ज्यादा हो गया है, इसलिए क्या आएंगे 16 संख्या आएगी। अब 16 संख्या आएगी, संख्या कौन सी हो गई 4, क्योंकि ये तो वर्ग है ना, ये 16 क्या है वर्ग हो गया, तो इसकी संख्या क्या हो गई 4 हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 4, है ना, ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 23 से ज्यादा ना हो। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, हमने यहाँ पर लिख दिया 16। क्लियर, और इस प्रकार से अब लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम इसको घटाते हैं, 23 में से 16 घटाया तो बचा कितना 7। अब 4 यहाँ पर हैं, 4 इसमें हम फिर जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाता है। अब कोई सा अंक लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे दाहिनी ओर यहाँ पर। अब ये खाली स्थान है ना, यानी ये अंक क्या हो जाएगा, ये 2.5 अंक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर अगला जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा उतार लेते हैं 0 4, ठीक है। अब ये खाली स्थान है, यहां पर ऐसा अंक लेंगे कि इस अंक के साथ जो संख्या बनेगी ना, उस संख्या में इस अंक का गुणा करें तो गुणनफल 704 से ज्यादा। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ कौन सा अंक लें, है ना, एक छोटा अंक लें बड़ा अंक लें, तो इसके लिए एक मोटा अनुमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 8 का हम पढ़ा बोलते हैं, 8 बार तो 8 64 आ जाता है, इससे कम होगा, तो ये 8 हो सकता है नहीं है। देखिए यदि हमने यहाँ 8 लिखा है ना, ये 8 है और इसके दाहिनी तरफ 8 लिखा दाहिनी ओर, तो क्या हो गया 88 हो गया। जो अंक लिखेंगे ना, इसी अंक का गुणा इसमें करते हैं, राइट है, जो अंक लिखा हमने उसी अंक का गुणा किया जाएगा। यदि मान लिया है आप यहाँ 7 लिखते, क्या हो जाता 87 होता, इसमें 7 का ही गुणा करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ अंक 5 लिखते हैं, इसमें 5 का ही गुणा करते हैं। क्लियर, तो हमने 8 लिखा, 8 × 64 के 4, हासिल के 6 आ गए, 64 और 6 हो जाए 7, राइट। तो यहाँ पर 8 अंक आ जाएगा। अभी हमने क्या अनुमान किया था, तो पहले यहाँ लिख करके देखना है कि ये गुणनफल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके बराबर हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, राइट ना। अब हमने लिख दिया, इसको हटाया 0 आ गया। अब 8 लिखा था ना, इसमें 8 फिर जोड़ देंगे, 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1, 8 और 1 9। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो 8 यहाँ लिखा तो 8 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, है ना। इस संख्या का यहाँ दुगुना आता है, देखिए 48 दूनी 96, पहले 4 था ना, 4 का दुगुना क्या हो गया था 8, ये यहाँ पे दुगुना आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं। जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक हम यहाँ लिखेंगे और फिर इस अंक का यहाँ पर गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया 2304 का वर्गमूल कितना हो गया, ये हो गया 48, ये आपका वर्गमूल कहलाता है, लिख देंगे 48, है ना। अब 48 में 48 का गुणा करके आप इसकी जांच कर सकते हैं कि इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2304 दिया जाता है। तो समझिए कि हमारा ये उत्तर है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि इसमें जो हमने कंसेप्ट बताए हैं, यदि कंसेप्ट आपने सीख लिया है, तो अध्याय 5 के अंतर्गत जो प्रश्नावलियां हैं
और उन प्रश्नों के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।